जनाब ने अजमेर शरीफ की ज़ियारत का व्लॉग डाल ही दिया। हालांकि पहले से ही सारी खबरें या ये कि पहले से ही सारी क्लिपिंग बाहर आ गई थी। अजमेर के रहने वाले कई लोगों ने अलग अलग क्लिपिंग इनकी डाली। उसी से पता चल गया कि किस तरीके से भीड़ बड़ी रास्ते पर, जो मेन रास्ता होता है दिल्ली गेट की तरफ से जो रास्ता आता है दरगाह के लिए, वहाँ बहुत बेशुमार भीड़ रहती है। वहाँ पर इतना रहता है कि पैदल चलने वाले एक दूसरे के बिल्कुल साथ लग लग कर चलते हैं। ऐसी जगह पर वहाँ पर कोई भी व्हीकल लेके जाना, मे बी स्कूटर, बाइक, ये निकल जाती हैं, लेकिन बड़ा कोई व्हीकल लेके जाना संभव नहीं हो पाता। हाँ, कोई बहुत वीवीआईपी अगर आता है तो ही वहाँ पर गाड़ी आ पाती है। लेकिन भाई जनाब तो जनाब हैं, तो उनको तो अपना वीआईपी स्टेटस दिखाना ही दिखाना है, तो वहाँ तक लेके गाड़ी गए हैं। इसके अलावा इन्होंने कैसे तरीके से चादर चढ़ाई, किस तरीके से ये वहाँ अंदर गए और उसके बाद में किसके घर गए, वहाँ पे क्या किया, सारी क्लिपिंग पहले के पहले इनके व्लॉग से पहले आ चुकी है। समझ लीजिए बस इनकी कार यात्रा, बस उसकी क्लिपिंग नहीं आई, बाकी उसके अलावा सारी क्लिपिंग बाहर आ गई है पहले ही। जिस दरबार में लोग बाग नंगे पैर न जाने कहां कहां से चलकर आते हैं, आपने भी सुना होगा, जहां पर अकबर बादशाह ने सलीम चिश्ती के कहने पर कि आप जाके ख्वाजा के दरबार में अपनी दरख्वास्त लगाइए, वहां जाके अपनी मन्नतें मांगिए तो आपको जरूर पूरी होगी। और अकबर बादशाह वहां पर पैदल चल के वहां पर दरगाह तक गया था और दुआ मांगी थी। और उसके बाद में जहांगीर का जन्म हुआ था, जिसको हम सलीम के नाम से भी जानते हैं। और इंडिया के अंदर इनसे बड़ा कोई और दरगाह ऐसी है नहीं कि जहां जाके आप मन्नत मांग सकते हैं। और ऐसी जगह पर ये लोग गाड़ी लेके सीधे दरगाह के सामने गेट पर रुके हैं। वहां से जनाब, मैडम, ये सब लोग उतरे हैं और फिर इन्होंने एंटर किया है। मैडम यहाँ पे भी थोड़ी सी इमोशनल होने की कोशिश करी इन्होंने, पता नहीं अपने चौपट कैरियर के लिए इमोशनल हो गई थी या अपने तबीयत के लिए इमोशनल हो गई थी। ये चीजें अभी तक बाहर नहीं आई हैं और जब आ जाएंगी तो हम भी आपको बता देंगे। क्योंकि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि अगर तुम बार बार इमोशनल होकर इमोशनल कार्ड खेलोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके इमोशनल होने पे भी कोई यकीन नहीं करेगा। चलिए, बातें बहुत सारी हैं, एक एक करके बात करते हैं शुरुआत से। क्या आपको नहीं लगता ये जियारत पे जा रहे हैं तो सुबह इनको फजर की नमाज पढ़नी चाहिए थी? लेकिन नहीं, जनाब जो है सिर्फ और सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। और ये बिल्कुल सत्य है, ये सिर्फ जो है धर्म का, इस्लाम का ढोंग करते हैं। क्योंकि नमाज जो ये पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ जब व्लॉग होता है तब दिखाते हैं या फिर जुम्मे की नमाज दिखाते हैं। अब देखिए जनाब 6:15 बजे उठे हैं और उठने के बाद में जिस तरह से बात कर रहे हैं उस सब से पता लग रहा है कि अभी अभी उठे हैं और इनको आज जल्दी जाना है, 7:30 बजे निकलना था। तो नमाज का कहीं अता पता नहीं है। और अभी तो रुक जाइए, मैं और भी कई चीजें आपको नोट करके बताऊंगा, जब जैसे ही वो आएंगी तब बताऊंगा। अब जनाब बता रहे हैं कि वो कब कब आना चाहते थे, लेकिन उनकी बिजीनेस इतनी चल रही थी, इतनी बिजनेस चल रही थी कि वो यहाँ आ नहीं पा रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम चलती रहेंगी और रोज जिंदगी में आती हैं। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम में आप इतने ज्यादा फंस जाते हैं कि आपको रास्ता नजर नहीं आता, आपको ये नहीं पता लगता कि कैसे क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, ऊपर वाले की तरफ निगाह अपनी उठाते हैं और उसको ही दरख्वास्त करते हैं कि ऐ अल्लाह, ये जो भी कुछ है इसको सही करें और हमारे को इस मुश्किल से बाहर निकालें, हमारी तबीयतें सही करें, हमारी दुख दर्द ठीक करें, हमारी जो फाइनेंशियल नुकसान हो रहे हैं या जो भी कुछ जॉब रिलेटेड या जैसे चल रहे हैं उनको ठीक करें। और तब हम ये कुछ मन्नत मांगते हैं कि मतलब अल्लाह से डायरेक्ट मांगें या किसी अल्लाह के किसी वली से दरख्वास्त करें कि आप भी हमारे लिए अल्लाह से दुआ करें। तो तब आप मानते हैं मन्नत कि अल्लाह मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालें और मैं इसके लिए मैं आपसे मन्नत मांगता हूं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं गरीबों के लिए ये करूंगा, मैं ये वाली चीज पढ़ूंगा, मैं कुरान का ये करवाऊंगा, या जान माल का सदका निकालें। तो जब वो बात पूरी हो जाती है तो आप पे फर्ज बनता है कि जितनी जल्दी हो सके पहली फुर्सत में आपको ये काम कर लेना चाहिए। अब आप ही बताइए, जनाब ने इतनी लंबी लिस्ट सुना दी कि पहले रोहान हो गया और उसके बाद में झलक हो गया, पर जनाब इतने टाइम से अपने घर में खाली पड़े हैं। मैडम भी क्या काम कर रही है, मैडम भी इतना टाइम से घर में खाली पड़ी थी, तो फिर तब क्यों नहीं आगे? ये तो सिर्फ बहानेबाजी है। अगर लगाव है तो लगाव है, नहीं है तो नहीं है। सोच के देखिए, अगर बच्चे के लिए मन्नत मांगी थी तो बच्चा अब 2 साल से ऊपर का हो गया, तो क्या 2 साल में इनको बंदे को वक्त नहीं मिला अपना सोफा छोड़ने का? इनके पास क्यूटीज जाने का वक्त है, जिम जाने का वक्त है, लेकिन यहाँ आने के लिए कितने दिन निकालने पड़ेंगे? सिर्फ 2 दिन निकालने पड़ेंगे और 2 दिन में आप ये
सब काम कर लेंगे। और भाई कोई और भी जल्दी करना है तो जयपुर तक फ्लाइट पकड़िए, और फ्लाइट पकड़ने के बाद में ये दिन में आप ये जिस तरह से अभी गए हैं वैसे जाकर आ सकते हैं। 130 किलोमीटर है, जिसको लगभग 2 घंटे के आसपास लगता है मैक्सिमम। और 2 घंटे में भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जयपुर का जो ट्रैफिक है वो थोड़ा बहुत टाइम लेगा। उसके बाद में हाईवे इतना अच्छा है कि आप आराम से 1 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं। इस करके आप चाहें तो सुबह निकल के शाम तक अजमेर से वापस आ सकते हैं, वापस जयपुर। और जयपुर को शाम को फिर फ्लाइट पकड़िए और सीधे पहुंच जाइए मुंबई। आप समझ सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ी आपने, आप जयपुर आ गए, जयपुर से आप फिर दोबारा अजमेर चले गए, अजमेर से फिर वापस आए और फिर फ्लाइट पकड़ी, मुंबई पहुंच गए। आप एक दिन के अंदर भी ये सब काम कर सकते हैं। तो लोगों को ये तो दिखाने की कोशिश मत करो कि हम तो बहुत ज्यादा बिजी थे इसलिए हम ये काम नहीं करते, सब झूठ है, फरेब है। अब जनाब, और साथ साथ ये नान, ऐसे कैसी ड्रेस लेकर आया था भाई जो तुम्हें ही नहीं पता कि कुर्ता पजामा पहनना है तो कैसा कुर्ता पजामा। और जब हर जुम्मे को आप कुर्ता पजामा पहन के जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हो तो फिर यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई। दूसरे क्या यहाँ आके पता लगा कि जो सिलेक्टेड कपड़े हैं वो इनको प्रॉपरली नहीं आ रहे, और मैडम की लगता है कि रात की शायद नींद पूरी नहीं हुई है। इस तरह से जो सूट पहन रखा है, अगर ये इन्हीं की कलेक्शन है तो भाई बहुत ही भद्दा और बहुत ही बेकार कलेक्शन। मैडम अब जल्दी 500 रुपए की रेंज लेके आने वाली है, ऐसा लग रहा है। ये डब्बा ने 500 रुपए के सूटों की नुमाइश करके, उनके प्रमोशन करके मैडम की बहुत बेइज्जती करी है। तो मैडम का ना तो ये गेटअप अच्छा है और ना ही फेस अच्छा लग रहा है, कान नाक में कुछ नहीं है। ऐसे लग रहा है कि मैडम जो अभी अभी ऑपरेशन करा के आई हो या सारा रात रोती रही हो और अब कहा जा रहा है कि आओ ये चलिए। उससे भी बड़ी बात, बालों में कंघा तक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये दरगाह में जा रही है कि ये नहाई होगी। मुझे तो पूरा डाउट है बिना नहाए धोए ये चल दिए हैं दरगाह में। देखिए सिंपल रहना अलग बात है, अरे भाई इतने सब लोगों को झुमके बेच रहे हो तो क्या कानों में ऐसे जाएंगे, क्या 2-4 झुमके नहीं डल सकते। मैडम का ये बिल्कुल कॉटन का प्रिंटेड सूट है जिसमें कुछ नहीं है, ऐसे सूट बहुत आम मिल जाते हैं। और मैडम के कलेक्शन का अगर ये स्टैंडर्ड आ गया है तो मैडम आप बंद कर दीजिए अब इसको। ये एक डिजाइनर से उम्मीद की जा रही है कि ऐसा सूट, और मैडम इस पे बेबी वॉइस में कह रही है अच्छे से दिखाऊंगी मैं ये सूट को, आने वाला सूट है मेरा। अच्छे से दिखाऊंगी का मतलब ये है कि प्रॉपर मॉडलिंग करके दिखाऊंगी। और उसके बाद में जो मैडम ने उस सूट को घूम घूम के दिखाया है, कहीं से भी लग रहा है कि सिनेमैटिक शॉट तो लेने की कोशिश करी है, लेकिन कहीं से भी लग रहा है कि मैडम को ये सूट इस तरीके से मॉडलिंग वाला सूट लग रहा है कि मैडम के ऊपर जच रहा हो या बहुत अच्छा लग रहा हो। मुझे नहीं लगता कि इस सूट को पहने हुए देखते हुए के बाद में कोई भी इनसे परचेज करना चाहेगा ये वाला सूट। और जनाब का तो ऑब्सेशन है, चश्मा जो है घर से ही लगना शुरू हो जाएगा, कमरे से लगना शुरू हो जाएगा, आई थिंक बाथरूम से शुरू हो जाता होगा। जनाब से तो चश्मा जो बचपन से था इनके, पता नहीं पैदा जो है चश्मे के साथ हुए थे या उसके बाद में इनका शौक चढ़ा। वॉशरूम में जाते हो तो सही से आ जाती है, चश्मा लगाना पड़ता है। पता नहीं इन्होंने ठंड का कितना बवाल मचाया हुआ है। यही काम तो डब्बा ने करा हुआ है, यही काम जनाब ने करा हुआ है। अब जयपुर से निकले हैं और जनाब के सूट देखो, पूरा का पूरा एक जैकेट भारी भरकम लटका रखी है और ऐसा ही जो है नान फॉलो कर रहा है। अरे भाई अब तो तुम्हें जयपुर में आए हुए टाइम हो गया, वहां के लोग कैसे घूम रहे हैं आपको वो भी पता चल गया होगा, उससे वेदर का अंदाजा लग ही जाता होगा। उनकी टॉलरेंस पावर अलग है और तुम्हारी टॉलरेंस पावर अलग है। अरे इस टाइम तो इतना स्वीट मौसम हो रहा है कि ना ठंड है और ना ही गर्मी है। एग्जैक्टली मैं जयपुर और अजमेर की ही बात कर रहा हूं। मैं रातें थोड़ी सी और ठंडी हो जाती हैं लेकिन वो भी इतनी नहीं होती कि उसमें स्वेटर पहनना पड़े आपको। जनाब आज की डेट में ऐसे हो गए कि कुछ भी हो अपनी चीज की तो तारीफ करनी है, कोई ढंग की बात तो करनी नहीं है। जनाब मैडम का सूट देख के कह रहे हैं कि ये वाला सूट इसने बनवाया था और मेरे को बहुत अच्छा लगा। बनवाया था, इसमें बनवाने वाली क्या है, इसके अंदर कोई डिजाइनिंग है? ये सिंपल प्रिंट है, उसके बाद में किसी भी टेलर से आप स्टिच करा लो, इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। गांव में यही काम होता है, सब लोग जो है इस तरह से मार्केट से एक सूट लेकर आते हैं, उसके बाद में खुद स्टिच कर लेते हैं या किसी को स्टिचिंग करने के लिए दे देते हैं। तो इसमें मैडम ने क्या कर टच दे दिया, मैडम ने क्या बना दिया? जनाब पागल हो गए हो क्या, या दूसरे लोगों को पागल समझते हो? यार कम से कम बंद करो यार इस तरह की बकवास। और जयपुर हाईवे पे, जयपुर अजमेर हाईवे पे बड़े अच्छे रेस्टोरेंट भी पड़ते हैं।
पर जनाब को पता नहीं कहाँ से वो जगह सेलेक्ट हुई है जहाँ पर इन्होंने बैठकर नाश्ता किया अपना। अच्छा, मैं एक अपनी टिप बता दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिंग मेरे को भी करनी पड़ती है। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसी जगह देखता हूँ जहाँ पता भी ना हो, अगर कि जहाँ पर कम से कम 8-10 गाड़ी खड़ी हो, 1-2 नहीं। क्योंकि आज की डेट में गाड़ी तो आजकल सबके पास में हो सकता है, ओनर और ओनर के साथ में कोई और आदमी हो जो मतलब उसका रेस्टोरेंट चला रहा हो या कुछ ऐसा कर रहा हो, तो 2 गाड़ी खड़ी हो, ना, 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 ना। कम से कम 8-10 गाड़ी खड़ी हुई हो, या बाहर से दिखाई दे रहा हो शीशे वगैरह से कि वहाँ पे कुछ पब्लिक बैठी हुई है। क्योंकि वहाँ पर जो भी कुछ मिलेगा वो आपको ऑथेंटिक मिलेगा, मीन्स फ्रेश मिलेगा। अदरवाइज़ रखी हुई चीज़ें आपको गरम करके बिल्कुल बॉयल करके दे दी जाती हैं, जैसे कि वो अभी-अभी बनाकर लेकर आए हों। जस्ट एक टिप है, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिएगा। और जहाँ आपको बहुत ज़्यादा लोग ना बैठे हुए दिखाई दें, कम दिखाई दें, तो वहाँ पर कभी भी बहुत सारी चीज़ों की तमन्ना मत कीजिए। जो आसानी से मिल जाती है चीज़ें, वो ले लीजिए, क्योंकि वो ताज़ा बनती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पराठे वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से दाल वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके बाद में अगर आपने वेजिटेबल्स में अपनी चॉइस दिखाई, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, तो आप समझ लीजिए आपके पास में सब कुछ रखा हुआ ही आएगा। मैडम ने अपनी घटिया सी, सस्ती सी वहाँ पे मॉडलिंग कर दी अपनी, और वो भी चश्मा लगा के। क्योंकि जनाब चश्मा लगा ले कोई बात नहीं, लेकिन मैडम चश्मा लगा ले तो जनाब के लिए बहुत बड़ी बात होगी। जनाब से बिल्कुल भी ठीक से सिनेमैटिक शॉट्स लिए नहीं गए। वो ले तो गए हैं चीज़ा अपने साथ में, लेकिन उस चीज़े को ढंग से यूज़ करना बिल्कुल भी आ नहीं रहा। अच्छा, मैं जानबूझ के चीज़ा कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि वो चीज़ें जो आपको समझ में ना आती हो, लेकिन फिर भी आप लेकर चल रहे हैं जस्ट टशन दिखाने के लिए, तो वो चीज़ा ही है। वो आप कह ही नहीं सकते कि वो ये चीज़ है। और अजमेर में जब दरगाह के सामने जाके गाड़ी से उतरे हैं, तो लोग बाग इनको ऐसे देख रहे हैं जैसे बावले गाँव में ऊँट आ गया हो। मतलब किसी ने पहचाना तो है नहीं, जो भी हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये कैसे लोग हैं, यहाँ तक गाड़ी आई है, क्या बहुत बड़े लोग हैं। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी फैमिली के लोग भी अगर आते हैं, तो उनकी गाड़ी वहाँ तक हमने आते हुए देखी है। तो लोग यही समझते हैं आइदर कोई नेता है, या फिर कोई मिनिस्टर है, या फिर कोई इस तरीके का है जो बेसिकली बड़ा ऑफिशियल है, वो यहाँ पर आया है, या फिर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो गया। अब आपको समझ लीजिए मैं किन सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर इस तरह के सेलिब्रिटी आए हैं, बट इनको वहाँ उतरने के बाद में दरगाह के गेट तक कोई भी इस बात के लिए रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाया कि ये कोई ऐसे सेलिब्रिटी हैं। और दरगाह में कुछ गद्दी नशीन होते हैं, मतलब गद्दी नशीन ऐसे होते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। मतलब कभी उनके बच्चे, अब मान लीजिए एक के 4 बच्चे हैं, तो चारों के चारों यही काम करते हैं कि वहाँ लोगों को ज़ियारत कराने का, लोग आते हैं, उनको दरगाह तक ले जाते हैं, इससे उन लोगों को कुछ पैसे मिलते हैं। तो ऐसे ही किसी गद्दी नशीन को इन्होंने पकड़ रखा है कि जो अपनी गद्दी तक ले गया है, वहाँ पे ले जाके इनके उसी ने ही कलावा वगैरह ये सब चीज़ें बाँधी हैं, और उसी ने ही फिर इनके सर पे वो सब चीज़ें बाँधी हैं, आपने देखा ही होगा। और उसके बाद में जो ज़ियारत के लिए फूल, चादर, ये सब चीज़ चाहिए होती हैं, वो भी इन्होंने बड़े-बड़े वहाँ से लिए हैं। और इंडिविजुअल भाई एक फैमिली हो तो एक ही मन्नत की चादर आप चढ़ा सकते हो। और दूसरी बात ये, चादर चढ़ाने से, ना चढ़ाने से आपकी मन्नत पे, आपकी इबादत पे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए आप छोटी चादर चढ़ाओ, मत चढ़ाओ, आप जो वहाँ पढ़ते हो, जो कलाम पढ़ते हो, वो बहुत मायने रखता है बजाय इन सब चीज़ों के। आप कितनी बड़ी चादर चढ़ा रहे हो, कितनी महँगी चादर चढ़ा रहे हो, कितने ज़्यादा फूल लेके जा रहे हो, ये सब शो ऑफ का काम है। इनमें से एक भी चीज़ अल्लाह तक नहीं पहुँचती। अल्लाह तक अगर कोई चीज़ पहुँचती है, तो आपका जो शुक्रिया वर्ड होता है और जो इबादत होती है, वो पहुँचता है। इसके अलावा वहाँ से कुछ नहीं पहुँचता। ना ही इतना ये पैसा करने से किसी गरीब का वहाँ पे भला हो रहा है। और जितने भी ये गद्दी नशीन और ये सब जो होते हैं, ये ऐसा करते हैं, आगे एक आम आदमी चला जाता है तो इसे लूटने खसोटने के लिए तैयार रहते हैं ना, कि हाँ आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आप पकड़ लो, इसको पकड़ लो। ये हाल रहता है वहाँ पर। सच में ऐसे लोगों ने वहाँ पे ज़ियारत को भी एक बिल्कुल बिज़नेस बना दिया, व्यापार बना दिया है। और जैसा कि होता है, इस तरह के जितने भी लोग होते हैं ना, वो मेन गेट से जो होता है, मेन एंट्रेंस जो होती है, वहाँ से नहीं लेके जाते हैं, एंटर कराते हैं। वो बैक साइड से या साइड में जो एंट्रेंस है ना, वहाँ से लेकर जाते हैं। और ऐसा ही इन लोगों को भी, इसी तरीके से इनको भी साइड वाली एंट्रेंस से लेकर गए हैं, और उसके बाद में वहीं उस साइड से ही दूसरा एक दरवाजा खुलता है, वहां से उनको पीछे निकाला गया है। अच्छा हुआ भैया इन्होंने कैमरा दरगाह के अंदर नहीं चलाया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया कि जब जियारत में जाने से पहले वहां पर
वजू बनाने के लिए हौद बनी हुई है और ये हौद एक जगह नहीं 2 जगह बनी हुई है। मेन एंट्रेंस के पास में जो हौद बनी हुई है वहां पे जनाब गए हैं वहां वजू करने के लिए। इसके अलावा किसी और को वजू करते हुए नहीं दिखाया गया। वहां नान ने वजू बनाया है और जनाब ने वजू बनाया है। तो अब ये बताइए, जो मैडम नहा कर भी नहीं आई और यहाँ के वजू भी नहीं बना रही, लेडीज भी तो बना रही यहाँ पे वजू। ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ पे खाली खाली जेंट्स का था, तो यहाँ पे वजू बनाया जा सकता था। लेकिन मैडम, ओहो हो, वो मैडम यही कमी रह गई। जैसे घर के अंदर थोड़ी एक्टिंग करती रहती है, यहाँ पे भी थोड़ी सी एक्टिंग कर लेती। पर क्या है, फैजा फैजा ही है और चिपिका चिपिका ही है। ना आज तक फैजा चिपिका बन पाई, ना चिपिका आज तक फैजा बन पाई। मैडम अपनी डॉल पर्सनैलिटी जी रही हैं। और जनाब को किस तरह की शर्म थी भाई, सब के सब लोग अपनी अपनी चादरें जब सर पे रख के चले थे तो जनाब ने कैसे उतार लिया। बाकी सबके सर पे है, लेकिन जनाब जनाब अपने हाथ पे लेकर और आगे बढ़ रहे हैं। क्यों जनाब, सर पे रखना गवारा नहीं हुआ, ये इतना बोझ से जहन नहीं हुआ, या फिर वहां पे आपकी पर्सनैलिटी जो है, बाल जो है और चेहरा जो है वो ढक जाएगा। तो कम से कम इबादत तो ढंग से कर लो, कम से कम अदब तो ढंग से कर लो। और यहाँ पे जब जनाब नमाज पढ़ रहे हैं तो वहाँ और कोई भी नहीं पढ़ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, या तो शुक्राने के नफिल पढ़ रहे हैं। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन हाथों में कलावा बंधवाना और गले में कलावा माला की तरह डालना, ये सब कहाँ का है? ये सिर्फ शिर्क के अलावा और क्या है? इबादत करते हो तो अपने इस्लाम को अच्छी तरह समझ भी लो, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, कौन सा शिर्क है कौन सा विर्द है, क्या चीजें हैं, इनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, उसके हिसाब से करना चाहिए। और हाँ, जब ये वापस आने लगे तब लोगों का हुजूम ने देखा कि भाई ये कौन है क्या है, तो तब कुछ लोगों ने इनसे बात करने की कोशिश करी, इनको छूने की कोशिश करी, इनसे सेल्फी लेने की कोशिश करी। आज की डेट में इस सेल्फी को भी एक नया नाम दे दिया गया है, पेड सेल्फी। मतलब तुम मुझको कुछ दो तो मैं तुम्हें एक सेल्फी दूंगा। अब इसके बाद में ये 10 नंबर गेट से, यानी कि जो पीछे की साइड पड़ता है, वहां से निकल गए, क्योंकि इन्हें जाना था उसके घर में जो गद्दी नशीन है, जो कि इनको अंदर तिजारत करा के लेकर आया था। और भाई मुझे नहीं पता है इनके संबंध उसके साथ में कैसे हैं कैसे नहीं है। वहां जाके खाना पीना भी खाया गया है, सब कुछ किया गया है। मैडम ने वहां पे बिल्कुल जमीन पे बैठ के अपने को जमीन से जुड़े हुए होने का पूरा सबूत दिया। और इस पूरी जियारत के दौरान कहीं पर भी हमें फैजा नजर नहीं आई, चिपिका ही नजर आई। अब जिसके घर गए हैं और जिस लड़की से मिले, आई मीन जिसके घर गए उसकी लड़की से मिले, तो मैडम का ओ हो कितनी जोर से माशाल्लाह ऐसे निकला जैसे कि उसको आज से 10 साल पहले देखा हो। अब बहुत बड़ी हो गई है, बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पर आए हैं, उनके घर में आए हैं, उनके बच्चों से मिले हैं, उनके यहाँ खाना खाया है, पर लेके क्या आए हैं? मतलब ये तो वही पुराना किस्सा है कि तुम हमारे घर आओगे तो क्या लेकर आओगे, और हम तुम्हारे घर पे जाएंगे तो तुम हमें क्या खिलाओगे। मैडम हर इत्र की शीशी को ऐसे सूंघ सूंघ के देख रही हैं जैसे उन्हें पता हो कि कौन सा इत्र जो कैसा है, और वो भी पिन्नी में पैक है। तब उसके बाद में अब ये क्या हुआ, मैडम को बैठना पड़ रहा है रिक्शे में। भाई क्या बताएं, जनाब को ऑकवर्ड लग रहा है, जनाब को शर्म आ रही है कि रिक्शे में बैठ के जाना पड़ रहा है। ये तो वैसे भी मौधा में रहा है भाई, मैडम तो फिर भी चलो बड़े बड़े शहरों में घूमी हैं, पैदा हुई हैं और पढ़ी भी हैं। अब जनाब को होश आया है बिल्कुल अजमेर छोड़ने के बाद में, रास्ते में किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे ये रुके हैं, तब जाके जनाब को होश आया है कि अब बात कर लेते हैं, चलो भाई जियारत हो गई है, अच्छी सी जियारत हो गई है। और अजमेर में इन्होंने और क्या किया, अजमेर की क्या खासियत थी, वहां से खरीद के लेकर आए भी या नहीं लेकर आए। ये चोरी चोरी मैडम जैसे कि जयपुर के मार्केट में गई थी और आपको लगा कि वो सिर्फ शूज खरीदने गई थी, नहीं, जयपुर में और भी कुछ चीजें हैं जो हो सकता है ये आने वाले टाइम में अपने कलेक्शन में ऐड करें। अब मैडम का अकीदा देख लीजिए, इतना अकीदा है उनको कि मैडम जीवन के हर पड़ाव पे आई हैं। अब मैडम के जीवन में पहला पड़ाव कब आया, जबकि जनाब आए थे, यानी जब शादी नहीं हुई थी तब आई थी। तो उसके बाद में इनके पड़ाव पड़ते चले गए और उसके बाद में ये 3 से 4 बार यहाँ आई हैं और कह रही है मेरे को बहुत अकीदा है और हर पड़ाव का अकीदा है। तो बाकी जो आपके लाइफ का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें क्या हो गया था, उसमें कभी आपको मौका नहीं मिला, कभी आपका अकीदा नहीं हुआ, कभी आपको नहीं देखा गया। क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आते हैं, यहाँ सभी धर्मों के लोग रोज आते हैं, मतलब इतने सारी तादाद में आते हैं, इवन देन विदेशी आते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर। अब सोच के देखिए, शादी से पहले कह चुके हैं, जब शादी से हो गई थी उसके बाद में आए हैं, तो शादी से पहले जनाब के साथ में ये कहाँ कहाँ गई हैं, गोवा गई हैं और यहाँ अजमेर आई हैं, भोपाल गई हैं। अब आप समझ लीजिए कहाँ कहाँ गई हैं मैडम। मुझे ये देख के बड़ा लगा अजीब कि अगर वहाँ राजस्थान गए हैं और ख़ास तौर से अजमेर गए हैं या जयपुर गए हैं और वहाँ पर ये प्याज की पकौड़ी और जो खास मतलब जो कचौरी और वो मिर्च बनती है, बड़ी वाली मिर्च जो बनती है,
वो इन्होंने नहीं खाई। मतलब वहाँ की स्पेशल डिश है और बहुत ही बढ़िया नाश्ता है। अगर सुबह के टाइम में अगर आप वहाँ पे सड़कों पे घूमें, तो वहाँ आपको बहुत सारी जगह पे ये बनती हुई मिल जाएँगी और रियली बहुत ही टेस्टी बनती हैं वो प्याज़ की कचौरी, और दाल की कचौरी भी मिलती हैं और साथ-साथ आलू की कचौरी मिलती हैं और तीसरा जो है ये मिर्च मिलते हैं, मिर्ची वड़ा कह लीजिए, बहुत ही शानदार होता है। और उसके बाद में बढ़िया कितना चीप तरीके से चाय के अलग-अलग तरीके दिखाए, टेस्ट दिखाए, और जनाब ने तो जो डब्बा चाय पीती है या कोई भी चीज़ पीती है और वो स्वर-स्वर के साथ पीती है, वो सब करके भी दिखा दिया। भाई ऐसा ही है, भाई तो उसी का है। अब पूरे ट्रिप में नान के बस सवा डायलॉग हैं। अब आप लगा सकते हैं कि जनाब जो उसे लगाए-लगाए फिर रहे हैं और जिसकी वज़ह से डब्बा के घर में पूरा फ़साद हुआ पड़ा है। बिल्कुल इसकी बेटी खाला जो है बिल्कुल अलग पड़ी हैं और पिज़्ज़ा जो है वो भी नहीं दिखाई दे रही है। पूरा ड्रामा हो चुका है इसके घर के अंदर, और ये नान को कितना रोल मिल रहा है इनकी फ़िल्म में, इनकी व्लॉग में, सवा डायलॉग बोलने का बस। ये था जनाब का एक बहुत ही ठंडा-सा व्लॉग। मुझे लगता नहीं ये वाला व्लॉग किसी भी तरीके से इनका 1 मिलियन हो पाएगा। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।